नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम आज का एजेंडा में। आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजरें बनी रहेंगी, वो खबरें जो आज की सुर्खियां तय करेंगी, वो खबरें जो आज दिन भर रहेंगी हेडलाइंस। जी हां, खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे, वो घटनाएं जो तय करेंगी आने वाला कल। ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेट कर हम लाए हैं आज के एजेंडा में। तो अगले आधे घंटे में दिन भर के अहम घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को हम आपके सामने रखेंगे। मैं हूं जया सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग के साथ संयुक्त रूप से भूटान में रुपे कार्ड के दूसरे चरण की करेंगे शुरुआत। इसके जरिए भूटान के लोग भी अब भारत में रुपे कार्ड के व्यापक नेटवर्क का उठा सकेंगे लाभ। कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर के दौरे पर। महामारी की रोकथाम, निगरानी और जांच व्यवस्था मजबूत बनाने में उच्च स्तरीय केंद्रीय दल करेंगे राज्यों की मदद। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार की तर्ज पर हरियाणा और यूपी को एनसीआर जिलों के निजी अस्पतालों के सर्वे कराने की दी सलाह। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगातार मिल रही है सफलता। दैनिक आधार पर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मामलों से अधिक होने से कुल सक्रिय मामलों में लगातार आ रही है गिरावट। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना। कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बाद अहमदाबाद में आज से लगेगा रात्रि कर्फ्यू। हरियाणा में आज से कोवैक्सीन के तीसरे चरण की होगी शुरुआत। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है छठ महापर्व। त्योहार के तीसरे दिन आज शाम श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित करेंगे अर्घ्य। शनिवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही होगा आस्था के पर्व का समापन। सबसे पहला एजेंडा हमारा आज का रुपे कार्ड के दूसरे चरण का लॉन्च। जी हां, भारत और भूटान के सदियों पुराने संबंधों में आज एक और कड़ी जुड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग के साथ संयुक्त रूप से भूटान में रुपे कार्ड के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इसके जरिए भूटान के लोग भी अब भारत में रुपे कार्ड के व्यापक नेटवर्क का फायदा उठा सकेंगे। पीएम मोदी ने पिछले साल अगस्त में भूटान की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान भूटान में रुपे कार्ड के पहले चरण की शुरुआत की थी। पहले चरण के लागू होने के बाद भारत के नागरिकों को रुपे कार्ड का इस्तेमाल कर भूटान में एटीएम से पैसे निकालने और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का इस्तेमाल करने की सुविधा मिली थी। अब दूसरे चरण के तहत भूटानी नागरिक इसी तरह भारत में रुपे कार्ड के व्यापक नेटवर्क का फायदा उठा पाएंगे। भारत और भूटान भरोसेमंद दोस्त हैं। ये विशेष साझेदारी, आपसी विश्वास, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, साझी सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के बीच मजबूत संबंधों की वजह से बनी है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुधाकर दास। सुधाकर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, पहले चरण के बाद दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ नए एडिशंस इसमें किए गए हैं और क्या कुछ और फायदे इस बार नागरिकों को मिलने जा रहे हैं? देखिए जया, निश्चित तौर पर आपने जानकारी भी दी और बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भूटान की राजकीय यात्रा पर गए थे, उस दौरान उन्होंने पहले चरण की शुरुआत की थी और पहले चरण में भारतीय नागरिक रुपे कार्ड का फायदा भूटान में उठा पाए, उसको लॉन्च किया गया था। और उसके जरिए चाहे एटीएम हो या फिर पीओएस मशीन के जरिए ट्रांजैक्शन की बात हो, तो वो रुपे कार्ड के जरिए भारतीय नागरिक भूटान में कर सकते थे। अब यही सुविधा भूटान के नागरिकों को आज जब दूसरा चरण लॉन्च हो रहा है, उसके जरिए भूटान के नागरिकों को भारत में भी यही सुविधा मिलेगी। जो रुपे कार्ड का नेटवर्क है, चाहे देश भर में जो तमाम एटीएम मौजूद हैं उनसे पैसे निकालने की बात हो, पॉइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए, पीओएस टर्मिनल के जरिए ट्रांजैक्शन की बात हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो वो भूटान के नागरिक भारत में रुपे कार्ड के जरिए आसानी से कर सकेंगे। तो एक तरह से एक बड़ी सौगात भूटान के नागरिकों को आज दोनों प्रधानमंत्रियों की तरफ से मिलकर सौंपा जा रहा है और खासतौर से भारत की तरफ से। और निश्चित तौर पर एक तरह से जो ऐतिहासिक रिश्ते हैं, परंपरागत रिश्ते हैं, जो भरोसेमंद साथी है भारत भूटान का, वो एक डिजिटल रिश्ते भी प्रगाढ़ हो रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। और निश्चित तौर पर एक अहम पहल है और एक तरह से वित्तीय स्तर पर एक सिक्योर्ड नेटवर्क भूटान के नागरिकों को मिल सकेगा। तो साथ ही साथ क्योंकि ये कम कमीशन के जरिए ये पूरा ट्रांजैक्शन रुपए कार्ड के जरिए हो सकता है, तो मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड के जरिए
बहुत कम लागत में भूटान के नागरिकों को वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा रुपए कार्ड के जरिए भारत में मिल पाएगी। तो उस लिहाज से जी भूटान के नागरिकों के लिए भी बड़ा दिन। बिल्कुल सुधाकर, जिस तरह से हम कोरोना काल की बात की, स्थितियों से निपट रहे हैं इस वक्त और संभावनाओं की यहाँ पर बात होती है, किस तरह से आपदाओं को अवसर में भी बदलने की लगातार प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। पर्यटन की बात करें, रोजगार की बात करें, कितना महत्वपूर्ण होगा ये दूसरे चरण की फेज की शुरुआत हो रही है, हम कह सकते हैं परोक्ष रूप से उसको भी काफी फायदा पहुंचाता नजर आएगा ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप पर्यटन पे अगर कोई जाना चाहता है, मसलन अगर हम जाना चाहते हैं किसी भी देश में, तो हमें लगता है कि क्या एक कैश की एक पाबंदी, एक लिमिटेशन है कि आप किस मात्रा में कैश लेकर जा सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर प्लास्टिक कार्ड है, अगर रुपए कार्ड है, तो आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एटीएम का उपयोग कर सकेंगे, दुकानों में जाके पीओएस मशीन के जरिए आप कोई सामान खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, इसके लिए आपको ज्यादा पैसा भी नहीं देना होगा, जो वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड में जो कमीशन बहुत ज्यादा देना पड़ता था। तो एक तरह से भूटान के नागरिकों को भी भारत में उसी तरह की सुविधा मिल पाएगी जिस तरह से भारत के नागरिकों को भारत में रुपए कार्ड के जरिए वो सुविधा मिल पाती है। तो एक तरह से पैरिटी रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हम देख रहे हैं कि लगातार जो रुपए कार्ड का बिजनेस है, ट्रांजैक्शन है, वो लगातार बढ़ रहा है। देश में 1 अरब से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, उसमें रुपए कार्ड की संख्या जो है 60% से ज्यादा या 600 मिलियन से ज्यादा पहुंच गई है। और ये लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिर्फ भूटान की बात नहीं, तमाम जो देश सिंगापुर हो और तमाम कई मुल्कों में इस रुपए कार्ड को जारी किया गया है। और जो सुविधा है, जो सुरक्षा है इसके जरिए, उसकी वजह से ये काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हो रहा है। तो भारत की धमक, भारत की चमक जो है इस रुपए कार्ड के जरिए, जो एक वित्तीय सुरक्षा भारत रुपए कार्ड के जरिए जो प्रदान कर रहा है, वो पूरी दुनिया के मंचों पर पहुंच रही है। दूसरी बात, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी इसके जरिए बहुत मदद मिलेगी भूटान में भी और भारत में भी। और हम जानते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन किस कदर कोरोना महामारी की बात हो या बीते 4-5 वर्षों की, वो लगातार जो बढ़ रहा 20% से ज्यादा वो पहुंच गया है। और हमने बीते अक्टूबर में भी देखा, एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक 2 अरब से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिर्फ भीम यूपीआई के जरिए हुए और 3,86,000 करोड़ रुपए का जो वॉल्यूम, ये 20 गुना साल 2018 में जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन था उससे 20 गुना ज्यादा। तो किस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है, वो भूटान के नागरिक भी उस यात्रा में, डिजिटल यात्रा में सहभागी बनेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो रुपए कार्ड का दूसरे चरण की आज शुरुआत तो होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोटे शेयरिंग इसको मिलकर करेंगे लॉन्च। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर। बिल्कुल सुधाकर ने सही कहा, जिस तरह से कड़ी टक्कर इस वक्त रुपए कार्ड दे रहा है वीजा और मास्टर कार्ड को, और डिजिटल भुगतान में हमने देखा है काफी ज्यादा बढ़ावा इसने दिया है और फायदा भी हुआ है ग्राहकों को। दिवाली, हाल ही में हमने देखा दिवाली पे कई ऑफर्स आए और काफी लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से रुपए कार्ड को। और यहाँ पर हमारे आज के दूसरे एजेंडे के बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं कोरोना की। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार को सर्वदलीय बैठक की। बैठक में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में कोरोना रोगियों के लिए 1,413 आईसीयू बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। इनमें से 663 बिस्तर दिल्ली सरकार ने और 750 बिस्तर केंद्र सरकार ने तैयार किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि निजी अस्पतालों में 80% आईसीयू बिस्तर कोरोना रोगियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं जनरल वार्ड में बिस्तरों की संख्या 50% से बढ़ाकर 60% करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों से गैर जरूरी ऑपरेशन टालने को भी कहा है। बाद में केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की और राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। राष्ट्रीय राजधानी में कल कोरोना संक्रमण के 7,546 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के भीतर 6,685 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 98 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट हुए हैं, जो कि अब तक के सर्वाधिक हैं। इसके साथ ही 40,000 से अधिक एंटीजन भी किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के अब तक कुल 56,53,091 टेस्ट हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल 5,10,630 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक कुल 4,59,368 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दिल्ली में अब तक कुल 8,041 लोगों की मौत हो चुकी है।
और केंद्र सरकार ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में कोविड-19 महामारी की रोकथाम, निगरानी और जांच व्यवस्था मजबूत बनाने में मदद करने के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों की तैनाती की है। कोरोना रोगियों की प्रतिदिन बढ़ती संख्या और मौतों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है। ये दल उन जिलों का दौरा करेंगे जहां संक्रमण के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय दल राज्य सरकारों को इसकी रोकथाम, निगरानी, जांच, संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के संबंध में सहयोग करेंगे। बात कर लेते हैं अहमदाबाद की, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात सरकार और अहमदाबाद नगर निगम ने शहर में फिर से कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। शहर में आज रात 9 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। इसी के साथ शहर में आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू की व्यवस्था भी अगले आदेश तक जारी रहेगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ दूध और दवा जैसी आवश्यक चीजों की ही दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही राज्य में स्कूल, कॉलेजों को 23 नवंबर से फिर से बंद करने का फैसला किया गया है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से अब तक 84,28,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 44,807 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.60% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.47% रह गई है। हमारे साथ इस वक्त नितेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। नितेंद्र, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन राज्यों की, उन शहरों की जहां पर कोरोना संक्रमण इस वक्त ज्यादा नजर आ रहा है। बात करें अहमदाबाद की या दिल्ली जैसी जगहों पर जहां पर कोरोना के मामले जो है वो चिंता पैदा कर रहे हैं, किस तरह से यहां पर सरकार की ओर से एकदम सख्त कदम उठाए जा रहे हैं कि यहां पर नियंत्रण किया जाए, मास्क में जुर्माना बढ़ा दिया है, कर्फ्यू लगा दिया, और क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जहां तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली में कई तरह के कदम उठाए गए हैं। एक तरफ तो टेस्टिंग को बढ़ाया गया है, टेस्टिंग में भी आरटी-पीसीआर टेस्ट को बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ जो अस्पतालों में बेड बढ़ाने की बात हुई है। तीसरी बात यह कि जो आईसीयू ऑक्सीजन सपोर्ट बेड है उसको भी बढ़ाने की बात हुई। उसमें चाहे वो केंद्र सरकार के अस्पताल हो, फिर या फिर राज्य सरकार के हो, या फिर निजी अस्पताल हो, इन तमाम जगहों पे क्योंकि केंद्र सरकार ने एक टीम बनाई थी जो विभिन्न जो बड़े अस्पताल हैं दिल्ली के, जो प्राइवेट अस्पताल है, उनमें वो घूम करके देखे थे कि कितने उनकी बेड कैपेसिटी है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है। उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है, उसके बाद सरकार इस पर कुछ डिसीजन लेगी। इसके अलावा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचे, बुजुर्ग घर से बाहर न निकले, बहुत जरूरी न हो तो। इसके अलावा जो मास्क को लेकर के कल दिल्ली सरकार ने एक फैसला किया कि जो जुर्माना 500 रुपया पहले था, अब वो 2,000 रुपया देना पड़ेगा अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं और सार्वजनिक जगह पे जा रहे हैं या फिर कहीं आप बाहर निकल रहे हैं। तो ये बड़े कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय टीम 4 राज्यों में गई है, जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में, जिसमें एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर वीके पॉल जो नीति आयोग के मेंबर हैं, इसके अलावा वो जो वैक्सीन कमेटी है उसके चेयरमैन है, वैक्सीन को लेकर के जो भी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो एनसीडीसी के डायरेक्टर को गुजरात भेजा जा रहा था। ये बहुत हाई लेवल की टीम है जो राज्य सरकार को जाकर के बताएंगी कि आने वाले दिनों में जो चैलेंज आपके पास आएगा उसको कैसे हैंडल किया जाए, अस्पतालों में मैनेजमेंट कैसे हो, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे टेस्ट को बढ़ाया जाए ताकि जो संक्रमित लोग हैं उनको पकड़ा जाए और उनको किसी तरीके से क्वारंटाइन किया जाए। तो ये एक बहुत एफर्ट किया जा रहा है सरकारों की तरफ से। जो सबसे बड़ी बात है, जगह हम सबको भी ध्यान रखना है, जो बार बार हम अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आपको भी सतर्क रहना है, क्योंकि अगर आप संक्रमित होंगे तो आपका परिवार संक्रमित होगा, आपके रिश्तेदार संक्रमित होंगे, आपके आसपास के लोग, आपके सहकर्मी संक्रमित होंगे। तो सबसे बड़ी जरूरत यह है बिल्कुल, और जो सख्ती के कदम उठाए जा रहे हैं इनसे बचना नहीं है, इनको मानना है। नितेंद्र, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में इस वक्त होम आइसोलेशन में लोग हैं, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो ऐसे में आईसीयू बेड्स की को लेकर भी कमी को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी। अहमदाबाद में जहां कर्फ्यू लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू, वो लगता है, आपको लगता है कितना वो कारगर होगा? और लॉकडाउन या लॉकडाउन की बातें यहाँ पर भी दिल्ली में की जा रही है कि जो बाजार हैं जहां पर ज्यादा केसेस आ रहे हैं उनको लॉकडाउन, उनको बढ़ाया जाए, वहां पे किया जा सकता है कुछ? देखिए, जहां तक अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू की बात है, चूंकि वीकेंड है, सैटरडे है, संडे है, तो ऐसे भी कोशिश ये सरकार की है कि ऐसे में लोग बाहर ना निकलें, क्योंकि आपको पता है कि अहमदाबाद में रात में
खाना खाने की परंपरा रही है, वहां पे बाजार खुलती है, 3-3 बजे रात तक लोग बाहर खाना खाते हैं। ये एक आप गुजरात के करीब सभी बड़े शहरों में देखा जाता है। तो ऐसे में सरकार चूंकि सैटरडे और संडे है, इस वजह से लोग बाहर न निकले, इसलिए नाइट कर्फ्यू का प्रावधान किया गया कि कम से कम 2 दिन में लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो संक्रमण कम से कम फैलने से रोका जा सकेगा और लोग सेंसिटाइज होंगे, लोगों को जागरूक करने में भी एक मदद मिलेगी। तो ये इसलिए कदम उठाया गया है। जो उसके अलावा दिल्ली की जहां तक बात है कि दिल्ली में ऐसा बार बार सोचा जा रहा है कि लॉकडाउन हो, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई बिल्कुल। स्पष्ट एक तरह से ना सिफारिश है और ना ही कोई इस तरह का प्रावधान की बात की जा रही, क्योंकि लॉकडाउन बहुत ज्यादा सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, लॉकडाउन से होगा कि उस एरिया में, उस भीड़ भाड़ मार्केट में आप नहीं जाएंगे, लेकिन अगर लोग सतर्क रहेंगे और सरकार, अगर राज्य सरकार वहां पे लोगों को तैनात करे, कुछ लोगों को, वॉलंटियर को, और वो लोगों को जागरूक करें कि आप मास्क पहने और इतनी ही संख्या में एंट्री उन मार्केट में दी जाए जितनी संख्या एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हो, तो निश्चित तौर पे ये अगर कदम उठाया जाएगा तो इसका प्रभावी असर दिखेगा। उसमें जी। आपको लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी और संक्रमण को रोकने में और लोगों को जागरूक करने में भी मदद बिल्कुल। मिलेगी। नितेंद्र, हरियाणा में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण की आज शुरुआत होगी। जो स्वास्थ्य और गृह मंत्री है वहां के अनिल विज हैं, वो एज अ वॉलंटियर आज उसकी डोज लेंगे। उसको लेकर क्या कुछ प्रगति है? देखिए, ये भारत बायोटेक और आईसीएमआर का वैक्सीन है और ये वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल शुरू हो रहा है। देश के 22 ऐसे साइट है जहां पर ये ट्रायल हो रहा है। उसमें हरियाणा में रोहतक, पीजीआई रोहतक में हो रहा है। तो मंत्री जी ने वहां पे खुद वॉलंटियर इसलिए भी आगे आने की कोशिश की क्योंकि ये दिखाने का भी है कि लोगों को ये वैक्सीन सुरक्षित है, सेफ है, और उसके लिए अगर कोई राजनेता या फिर कोई मंत्री अगर टीका लेते हैं पहले, तो एक लोगों में भरोसा भी जगेगा और एक तरह से एक उम्मीद भी जगेगी कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये वैक्सीन हम सबको उपलब्ध होगा। जब ये 28 दिन का एक प्रक्रिया होता है, उसके बाद इसके रिजल्ट देखे जाएंगे, साइंटिफिक एविडेंस इसके सामने इसका आएगा और उसके बाद फिर ये आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा। बिल्कुल। बहुत ही संक्षिप्त में नितेंद्र, कि इस वक्त जो हम पूरे देश की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो निर्णायक में अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो किस तरह की इस वक्त तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, अगर हम पूरे देश की बात करें तो रिकवरी रेट हमारा बढ़ रहा है, 93% से ज्यादा हो गया है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 4% के आसपास है। अगर औसत अगर हम केस देखें तो करीब करीब 30,000, 20,000 से 30,000 के बीच में केस आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है क्योंकि देश के लोगों ने, सरकारों ने जो एफर्ट किया है उसका ही ये नतीजा है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर केस ज्यादा है, भीड़ भाड़ की वजह से या फेस्टिवल की वजह से, जो पहले से आशंका जताई जा रही थी। कोशिश ये हो रही है सरकार की कि जो छठ, दीपावली तो निकल गया, छठ भी निकल जाएगा, अगर उसके बाद 10-15 दिन का ये समय देखा जाएगा कि इसमें कितना स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि दीपावली में जो लोग निकले थे उसका संक्रमण का रिजल्ट अब 1-2 दिन बाद आना शुरू होगा, क्योंकि इसका विंडो पीरियड ही 5 से 6 दिन बाद आपको लक्षण इसका पता चलता है। तो उसके बाद एक सरकार एनालिसिस इस पे करेगी कि कैसे ये कितना केस बढ़ रहा है और कितने बेड कैपेसिटी की जरूरत पड़ रही है, कितने होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं। तो इसके बाद फिर एक तरह से सरकार कुछ और निर्णय लेगी। लेकिन जरूरी बात यह है कि हम सबको अपना ख्याल रखना है और हमें मास्क जरूर पहन के निकलना है। बिल्कुल, हमें मास्क लगा के रखना है, उचित दूरी बना के रखनी है और लापरवाही नहीं बरतनी है। लगातार बार बार ये बात कही जा रही है और अब सुनना पड़ेगा। अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो ज़रूर सबसे अपील है कि आप, जो भी आपको इस तरह का शख्स दिखे तो आप उसे टोकें और तभी हम कोरोना को रोक पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी भारत में कोरोना की स्थिति और क्या कुछ प्रगति हो रही है, उस पर हमने ये खास रिपोर्ट दिखाई। और आज के हमारे तीसरे एजेंडे के बारे में बात कर लेते हैं, वो है छठ। जी हाँ, देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ छठ का त्योहार मनाया जा रहा है। लोक आस्था के महापर्व के आज तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को छठ व्रतियों द्वारा पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को व्रतियों ने दिन भर उपवास रखकर शाम को भगवान भास्कर को जल अर्पित किया। जल अर्पण के बाद छठ व्रतियों ने गंगा घाट पर ही रोटी और खीर से खरना का प्रसाद बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। शनिवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। कोविड-19 महामारी के बावजूद छठ पर्व का उत्साह और उल्लास कमजोर नहीं पड़ा है। पारंपरिक छठ गीतों, लोकगीतों के गुंजायमान रहने से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए श्रद्धालुओं से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।
घाटों पर आने वालों के लिए जिला प्रशासन ने विशेष तौर पर मास्क पहनने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने और दूरी बनाकर पूजा अर्चना करने की अपील की है। छठ घाटों पर अत्यधिक भीड़ रोकने के लिए श्रद्धालुओं से घरों पर ही छठ पूजा करने का आग्रह किया गया है। जी हाँ, छठ महापर्व कई मायनों में बेहद अनूठा है। छठ पूजा की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। यही कारण है कि पूजा अर्चना में प्रकृति प्रदत्त स्वच्छ सामान का ही उपयोग होता है। ग्रामीण इलाकों में आज भी गोबर के उपलों और आम की लकड़ी का प्रयोग कर शुद्धता के साथ प्रसाद बनाने की परंपरा का निर्वहन हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त पटना से अजय जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ राजधानी दिल्ली से गिरीश निशाना भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज का एजेंडा में। सबसे पहले आइए आपको पटना ले चलते हैं। अजय, बताएं आपको सबसे पहले इस वक्त क्या नज़ारा दिख रहा है छठ मैया की, किस तरह से इस वक्त अलौकिक अद्भुत तस्वीर सामने आ रही है? जी जया, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से कोरोना महामारी और भी कई चीज़ों को देखते हुए यहाँ के लोगों में छठ महापर्व को लेकर उत्साह उसी तरह से बना हुआ है जिस तरह के हर साल बने रहते हैं। और साथ ही आज तो तीसरा दिन है और इससे पहले आज शाम को लोग अस्ताचल सूरज को अर्घ्य देंगे। इससे पहले कल पूरे पवित्रता के साथ, और जिस तरह से आपने कहा कि पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो उस मामले में भी यहाँ पर जो खरना का प्रसाद यहाँ लोगों ने बड़ी संख्या में कल यहाँ बनाए लोगों ने। और गंगा जल आज भी लोगों की आस्था है कि गंगा का जल आज भी पवित्र है और उसी से पूरा खरना का प्रसाद बनता है और बड़ी पवित्र भाव से उसको हमारे छठवर्ती उसको ग्रहण करते हैं। साथ साथ अपने सगे संबंधियों को भी। बिल्कुल अजय, हम देख रहे हैं कि पीछे घाट पर काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन की ओर से काफी सजावट है। थोड़ा हमें भी नजारा दिखाइए। हाँ, जरा हम कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि वो थोड़ा कैमरा को रोल करें और दिखाएं क्या व्यवस्था हुई है। बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि घाटों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। सुबह सुबह आज व्रतधारियों वहां पर पहुंचे थे परिवार के साथ और सुबह सुबह जो उगते सूर्य की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, वो सुबह सुबह की गई है और उसी का नज़ारा यहाँ पर था। और उगते सूर्य की आज जो है आज डूबते सूर्य को अर्घ देंगे व्रती और आज शाम 5:30 बजे अस्त होगा सूर्य, ऐसी जानकारी मिल रही थी। और वहीं कल सुबह उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ और उसके बाद इस कठिन व्रत का समापन होगा। और हम देख सकते हैं काफ़ी व्यवस्था घाट पर की गई थी। अजय जी, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारे साथ गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ रहे हैं। गिरीश का रुख कर लेते हैं। जी बताएं अजय, बताएं। हाँ जया, ये मैं बताना चाहता हूँ खास करके जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में कोरोना को लेके आपने चर्चा किया, उस स्थिति से यहाँ बिहार में भी पूरे छठ को जिस तरह से भीड़ देखने को मिलती है, वैसी स्थिति में हमारे जिला प्रशासन की ओर से विशेष तौर पर इसके लिए सतर्कता बरती जा रही है। और साथ ही जितने भी हमारे बख्तियारपुर से लेकर और दानापुर तक के जितने भी घाट हैं, सभी घाटों पर मेडिकल की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही अपील आज के 3-4 दिन से ये लगातार अपील पूरे पटना शहर में और पूरे बिहार में ये किया जा रहा है कि लोग ज़्यादातर माने अपने घरों में ही बिल्कुल, ये एक प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि ज्यादा भीड़ भाड़ ना करें और घरों में ही छठ का पर्व मनाएं। गिरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश, जो नज़ारा पहले दिखता था इंडिया गेट के आसपास और यमुना घाट के पास, क्या वो नज़ारा इस वक्त दिख रहा है? जो कि प्रशासन की ओर से अपील गई है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस बार छठ मनाने नहीं दिया जा रहा है। किस तरह से दिल्ली में छठ पर्व मनाया जा रहा है?
तो देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ छठ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता जिस तरह से हमें जानकारी दे रहे थे कि प्रशासन की ओर से काफी इंतजाम किए गए हैं। गिरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी गिरीश, बताएं। देखिए, जिस तरह मैंने बताया कि देश की राजधानी दिल्ली में भी छठ पर्व को लेकर पूरा उत्साह का माहौल है। हालांकि इस बार सार्वजनिक स्थलों पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हर बार यमुना नदी की अगर बात की जाए, इंडिया गेट की अगर बात की जाए, तो तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर काफी संख्या में बिहार और पूर्वांचल के लोग पहुंचते थे और डूबते सूर्य और अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देते थे। वो कहीं ना कहीं आज जो है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि लोगों ने काफी संख्या में लोगों ने घरों के अंदर अपने जो है वो आर्टिफिशियल घाट बनाए हैं, कहीं ना कहीं तालाब बनाने का प्रयास किया है। कोई प्लास्टिक के टब लेकर आया है, तो कोई किसी ने ईंटों से अपना इस तरह का आयोजन किया है कि वो शाम को कहीं ना कहीं डूबते सूर्य को अर्घ्य दे सके। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में पूरा उत्साह का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से छठ पर्व पर हमेशा देखने को मिलती है कि लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो छठ घाट पर पहुंचते हैं, यमुना नदी के किनारे पहुंचते हैं, तालाबों में पहुंचते हैं, इंडिया गेट के नजदीक पहुंचते हैं। लेकिन आज एक बड़ी चुनौती उनके सामने जरूर है, क्योंकि एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ आस्था का महापर्व है। लेकिन आस्था के इस महापर्व में पूरी तरह से डुबकी लगाई जाएगी और कहीं ना कहीं अपने घरों पर ही ज्यादातर लोग इस छठ महापर्व को मनाने जा रहे हैं। जया, बिल्कुल गिरीश, तो लोगों ने इस वक्त स्थिति को देखते हुए अपने घरों में ही इंतजाम कर लिए हैं, अपने त्योहार मनाने का तरीका यहाँ बदल दिया है। बिल्कुल ये कोरोना स्थिति ने बहुत कुछ सिखा दिया है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया अजय और गिरीश, आप दोनों का इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए और छठ पर्व को मनाने के लिए। जी हाँ, ये कह सकते हैं कि छठ मैया सबका बेड़ा पार लगाएगी और यही उम्मीद हमारी भी है। और लगातार जिस तरह से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क अप इंडिया, जी हाँ, मास्क ना उतारें और लगातार मास्क पहने रहें। इस वक्त मैं सैनिटाइज स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ, इसलिए मैं भी लगा रही हूँ मास्क। और पूरा ध्यान रहे कि जब भी आप घरों से बाहर निकलें अच्छे से मास्क लगाएं, आपका नाक और मुंह अच्छे से ढके रहे और उचित दूरी आप बनाए रखें। फिलहाल आज के एजेंडा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।